देखो आज का जो टॉपिक है वो है गांधी युग। हम जो बात कर रहे थे वो गांधी युग के बारे में बात कर रहे थे, और पहला जो हमारा टॉपिक रह चुका है उसमें हम जो पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का, वो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन को हमने कितने पार्ट्स में बांटा था? 3 पार्ट्स में। पहला जो टाइम था उसे हमने 1885 से लेकर कब तक? 1905, जिसे हम कह देते हैं नरम दल का, जिसमें आपने देखा कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस का जो अधिकतर उद्देश्य रहे वो कैसे रहे? शांतिपूर्वक किसी भी चीज की क्या करना? मांग करना। यही तो कांग्रेस के अधिकतर उद्देश्य रहे थे। उसके बाद आता है उग्रवादी काल, जिसे हम कह देते हैं 1905 से लेकर 1915 तक, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो गया, गरम दल का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। भले कांग्रेस में भी देखने के लिए मिले या और कई सारे काम आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें हम कह देते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या हो गई? कांग्रेस 2 पार्ट्स में टूट गई थी। इतना हमने देखा था। इसके बाद अगला आप देखते हैं कि 1905 के में ही आपको क्या देखने के लिए मिला? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय हमें एक आंदोलन चलाया था भारतीयों ने, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसको फिर उसका क्या करा गया? अंत करा 1911 में कहीं जाके जो हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया वो अंत हुआ और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। देखा था नहीं देखा था? और बंगाल विभाजन का जब रद्द किया गया 1911 में, तो उस समय तृतीय दिल्ली दरबार था, ठीक है। और दिल्ली दरबार के समय पर क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे, और उस समय 2 चीजें हुई। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और दूसरी चीज क्या करेगी? दूसरा, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित करा गया। अगली साल क्या हो गया? 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, और राजधानी बनाया गया और बनाते ही क्या कर दिया गया? फिर भाई साहब लॉर्डिंग हत्या षड्यंत्र की शुरू, मतलब जिसमें क्या हो गया? राज बिहारी बोस और कई सारे नेताओं को क्या दे दी गई? फांसी दी गई। मतलब इसमें क्या है? आपको उग्रवादी काल यहाँ पर देखने के लिए अधिकतर मिलता है। सीधी बात हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद एक नया काल आता है जिसे हम क्या देते हैं? 1915 से लेकर 1947 तक, जिसे हम क्या देते हैं? गांधी युग। किस नाम से जानते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। गांधी युग था क्या? गांधी युग का सिंपल सा बेसिस है कि गांधी जी का जो टेन्योर है उसे हम क्या कह देते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। मैंने गांधी जी के बारे में बेसिक तुम्हें फैक्ट्स बताया। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1960। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1869 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में, जो अब करंट में कहाँ पर है? गुजरात में हमें देखने के लिए मिलता है। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास। इसलिए इनके पिता को कभी किताबों में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? काबा गांधी। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और इनका 13 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया किसके साथ? कस्तूरबा गांधी। उसके बाद गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भारत से की, राजकोट से की, और उसके बाद ये कहाँ चले गए? 1991 में कहाँ चले गए थे? बैरिस्ट्री की इन्होंने करी डिग्री प्राप्त। कहाँ? इंग्लैंड से। बैरिस्टर जो बनते हैं वो कहाँ से बनते थे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से बैरिस्टर बने और भारत कब आ गए? 1891 में भारत आ गया। और 2 साल तक इन्होंने क्या करा? भारत में क्या करी? वकालत करी। पर वकालत क्या हुई? चली गई। और वकालत नहीं चलने की वजह से अच्छी चल नहीं रही थी, पर इन्हें एक केस मिल गया जिसे जो किसका था? दादा अब्दुल्ला। किसका था? दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। इन्हें क्या करा? गांधी जी को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया कि तुम क्या करो, मेरे साथ कहाँ चलो? अफ्रीका चलो, और दक्षिण अफ्रीका चलकर जो मेरे केसेस हैं उनको लड़ो। और गांधी जी वहाँ चले गए क्योंकि अच्छा ऑफर था।
अब एक बात बताओ, जिसे कोई काम ना मिल रहा हो, उसे अच्छा ऑफर मिले तो वो कहाँ चले जाएगा? साथ में चले जाएगा, नहीं चलेगा? इसलिए तुमने देखा होगा भारत में कई सारे लोग क्या होते हैं, खासतौर से बिहारी जो लोग होते हैं। मैं किसी पहले बता दूं, मैं किसी को नहीं किसी विशेष समुदाय से इसके बारे में नहीं बता रहा, मेरा मतलब है तुम्हें समझाना, ठीक है? इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ। जैसे हमारे बिहार में आप देखा होगा कि बिहार के लोग अधिकतर, अभी केस हुआ था तमिलनाडु से वापस आए, ज़्यादा नहीं, मनीष कश्यप जिसमें अरेस्ट हो गए, ठीक है? दूसरा, तुमने देखा होगा हमारे आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं बिहार के लोग देखने के लिए मिले। दिल्ली चले जाओ तो बिहार भरा पड़ा रहता है, ठीक है? कहीं भी जाओ जो बिहार से ट्रेन आने या जाने वाली होती है वो किससे भरी रहती है? बिहार की जो पॉपुलेशन है उससे भरी रहती है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर जाते हैं, अपने वहाँ जो रोजगार है उसके ना मिलने की वजह से पलायन कर जाते हैं। तो उसी तरह से गांधी जी को ऑफर मिला अच्छा, तो ये कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। अब भाई साहब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनके साथ एक कांड हुआ जिसे कहा जाता है प्रिंसबर्ग का। गांधी जी कहाँ जा रहे थे? अफ्रीका गए थे, और भाई साहब इन्हें ऑफर दिया गया। मतलब तुमने देखा होगा आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने देश में जाके क्या कर लेती हैं, तुम्हें क्या कर लेती हैं, ऑफर दे देती हैं। जैसे तुमने अगर अच्छा काम कर रखा है तो तुम्हें क्या कर लेंगे, एप्पल यहाँ से हायर कर लेंगे, और कहाँ ले जाएगा? अपने देश ले जाएगा, और अपने देश ले जाने के बाद क्या करेगा, तुम्हें वहाँ सारी रहने खाने पीने सब की क्या करेगा, फैसिलिटीज़ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और प्रोवाइड करने के बाद क्या करेगा, तुम्हें अपने वहाँ क्या कर लेगा, रख लेगा। होती है ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही क्या करा, इन्हें हायर कर लिया, गांधी जी को हायर करा, और गांधी जी को रहने खाने पीने सारी व्यवस्था दी। तो गांधी जी भी खुश थे। गांधी जी एक बार क्या कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को नहीं कौन सा क्लास का दिया, भाई कोई वकील है अच्छी क्लास का है तो इन्हें क्या दिया, फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया। गांधी जी भी खुश, गांधी जी फर्स्ट क्लास में बैठे हुए ट्रैवल कर रहे थे, और इतने ही में क्या हो गया, एक अंग्रेज आ गया, और वहाँ पर क्या चलता था, श्वेत और अश्वेत का कॉन्सेप्ट चलता था। मतलब गांधी जी क्या थे, अश्वेत थे, मतलब भारतीय किसमें आते हैं, अश्वेत, हम सब अश्वेत, चाहे तुम कटी चिटका पर आओगे किसमें, अश्वेत, ठीक है? हम कैसे हैं, अश्वेत, और वो कैसे, हमारे कंपैरिजन में गोरे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, श्वेत। तो गांधी जी को एक अंग्रेज ने क्या देखा, वहाँ पर बैठे उस ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठे हुए देखा, तो उसे भाई साहब अच्छी लग गई, ठीक है? और उसने क्या करा, टीटी को बुलाकर प्रिंसबर्ग में क्या कर दिया, गांधी जी को बाहर कर दिया। अब गांधी जी को ये बात बुरी लगी, और गांधी जी ने अफ्रीका में क्या करे, कई सारे आंदोलनों की शुरुआत करी, जैसे फिनिक्स आश्रम, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी पहले बता दी। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत करी, ठीक है? दूसरा आप देखोगे टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। इस तरह से गांधी जी ने वहाँ पर भी क्या करा, इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और गांधी जी वहाँ पर काम करते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से हमेशा पूछता हूँ, मैंने पढ़ा रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ, गांधी जी भारत कांग्रेस के किस अधिवेशन के लिए सबसे पहले भारत आए? 1901 में गांधी जी क्या हुए थे, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हुए थे, भारत। पर भारत पूर्णतः भारत कब आए, 1915। मैंने तुम्हें बताया था ये सारी चीजें। और गांधी जी जब अफ्रीका में उन्होंने श्वेत अश्वेत के कॉन्सेप्ट को कम कर दिया, उसके बाद गांधी जी क्या हुए, एक व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता है दीनबंधु। क्या कहा जाता है, दीनबंधु। दीनबंधु का मतलब है, याद रखना, दीनबंधु का हम किसे क्या देते हैं, CFND। किसे कहा जाता है, CFND। इनके कहने पर क्या हुआ, गांधी जी कहाँ आ गए, भारत आ गए। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसके कहने पर गांधी जी क्या हुए, भारत। और गांधी जी भारत आ गए। भारत आने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने अपने एक राजनीतिक ग्रुप को क्या करा, यहाँ पर अपना बनाया, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है। तो गांधी जी ने अपने जो राजनीतिक ग्रुप बनाया वो किसे बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बनाया, तो लिख दे, कौन बने, गोपाल कृष्ण गोखले। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि गांधी जी के, मुझे कोई बता सकता है कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये तो राजनीतिक गुरु, राजनीतिक। तो याद रखना, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, श्रीमद रामचंद्र। ये क्या थे, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु।
बहुत पूछा जाता है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? श्रीमद रामानंद। गांधी जी भारत आए और गांधी जी ने भारत आकर कई सारे काम करना शुरू करा। और सबसे पहले गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना करी? साबरमती आश्रम की स्थापना की। आप लोगों को पता है 1915 में भारत आए और यहीं पर उन्होंने किसकी स्थापना कर दी? साबरमती आश्रम, या जिसे हम क्या कह देते हैं, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। सिंपल सी स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद गांधी जी को उनके आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ने क्या करा? पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए कहा, सजेशन दिया। और गांधी जी ने उनके सजेशन को मानते हुए क्या करा? पूरे भारत की स्थिति को देखा। और उसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने, मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी कि महिला को नहाते हुए देखा, और वो महिला किस तरह से नहा रही थी? आधी साड़ी पहनी हुई थी और आधी साड़ी क्या कर रही थी? धुल दी। फिर आधी साड़ी पहनी, फिर आधी साड़ी क्या कर दी? धुल दी। इससे गांधी जी काफी प्रभावित हो गए और हमेशा जिंदगी भर, आजीवन अर्धनग्न या कहें तो धोती में रहने का क्या कर ले लिया? संकल्प ले लिया। इसलिए गांधी जी को आपने जीवन भर किस में देखा होगा? एक धोती में देखा होगा। ये रीजन था गांधी जी ने, क्योंकि भारत की स्थिति को देखने के लिए उन्होंने कहा। तो गांधी जी भारत आए, कब आ गए? 1915। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हो गए? भारत। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया? गांधी जी का प्रभाव भारत में बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला। पर इसी दौरान जब आप लोग देखते हैं कि गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915। और आप लोगों को मैंने बताया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1914 से लेकर 1918 तक। अब देखो, जो ब्रिटेन था ये बहुत चालू था, या अंग्रेज कहें तो बहुत चालू थे। इन्होंने गांधी जी तुम्हें पता है कि किस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे? सत्य के, या अगर हम कहें तो सत्य और अहिंसा जैसे कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी। ये इसी कॉन्सेप्ट में क्या हुए? लगातार आगे बढ़ते रहे। इन्होंने क्या हुआ? अंग्रेजों को खत लिखे। तो अंग्रेजों ने अपनी डिमांड में कहा कि आप क्या करें? भारतीयों से हमारी सेना में शामिल होने के लिए कहें, तो हम क्या करेंगे? आपका समर्थन करेंगे, और देश जब हम इस युद्ध से निपटेंगे तो आपकी आज़ादी के बारे में सोचेंगे। ठीक, गांधी जी ने भी बात को मान ली। और मानने के बाद क्या हुआ कि हम लोग इनके लिए, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसमें भर्ती हों? किसमें? जो ब्रिटिश सेना है उसमें भर्ती हो। ठीक, लोगों ने बात मानी भी, और गांधी जी ने लगातार लोगों को क्या करा? भर्ती करा। इसलिए गांधी जी को लोगों ने यहाँ पर क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। कोई बात नहीं, गांधी जी ने कहा भाई सब लोग, कोई अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो 2-3 क्या होगा? लोग बुराई करेंगे। कोई बात नहीं, गांधी जी ने इस बात को ठीक कर लिया, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि गांधी जी क्या आ रहे हैं? भारत में आकर किसका विरोध करवा रहे हैं? अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं और भारतीयों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीयों ने क्या कह दिया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ये कौन थे? गरम दल के नेता थे। इसके बाद अब देखो, जिसका काम बनेगा वो तो कुछ ना कुछ तुमसे खुश होकर कुछ ना कुछ कहेगा। तो अंग्रेजों ने एक उपाधि दी जिसका नाम था, अंग्रेजों के द्वारा कौन सी दी? कौन सी? केसर ए हिंद। ये मत कर देना कि भैया यहाँ पर अगर अंकी बिंदी लगा दी तो कैंसर ए हिंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से लिखना, केसर ए हिंद। केसर ए हिंदी की क्या दी गई? उपाधि दी गई। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? केसर ए हिंदी की उपाधि दी गई। ठीक, तो गांधी जी ने इस उपाधि को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी को इस समय कौन सी उपाधि दी गई? 2 उपाधि। पहली कौन सी दी गई? केसर ए हिंद, और दूसरी भर्ती कराने वाला सार्जेंट। कोई बात नहीं, गांधी जी आगे बढ़ते रहे। पर और दूसरी तरफ से क्या चल रहा है? विश्व युद्ध चल रहा है। गांधी जी ने इतना काम करा,
पर धीरे धीरे जो ब्रिटिश सत्ता है वो कहीं ना कहीं भारतीयों को क्या कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। और इसीलिए बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। बिहार का जगह है चंपारण। कौन सी जगह हो जाएगी, चंपारण। और चंपारण में आप लोगों को पता है कि चंपारण में कौन सी जगह पड़ती है, इसी को कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग जानते हो कि ये कब हुआ था, तो 1917 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ये पूछा जाता है कि किसके कहने पर गए थे, तो क्या थे, राम कुमार शुक्ल के कहने पर ये कहाँ गए थे, बिहार गए थे। किसके लिए गए थे, तो ब्रिटिश जो थी वो क्या ला रहे थे, एक पद्धति लेकर आए थे जिन्हें कहा जाता है 3 कठिया पद्धति। क्या पद्धति कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति का मतलब है, अगर आपके पास में समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आपके पास कठिया मतलब जमीन को मापने की इकाई, अगर आपके पास 20 बीघा जमीन, हमारे यहाँ जो चलती है जमीन वो बीघे में चलती है, अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है, तो अगर आप एक बात बताओ कि 20 बीघा जो जमीन है, अगर उस पर सब पे गेहूं करोगे तो फायदा होगा, या उसमें से क्या करोगे, 3 बीघे पे क्या कर दोगे, नील की खेती कर दोगे तो फायदा होगा। सबकी गेहूं की खेती करेंगे। और दूसरी चीज इन्होंने क्या करा, अभी इसका लोग किसानों ने विरोध करना कब शुरू करा, क्योंकि ये क्या करवाते थे, 20 में से क्या है, 3 पर इसकी खेती करवाते थे, नील की खेती। और जर्मनी में क्या हो चुका था, तब तक आधुनिक जो नील की खेती है वो क्या हो गई है, शुरू। कहां पर, जर्मनी। तो अब बताओ लोग कौन सी खरीदेंगे, जो औद्योगिक तरीके से बनाई गई नील है उसे खरीदना पसंद करते थे। तो नील की खपत क्या हो गई थी, जो नील की खेती है वो क्या हो गई थी, नील वैसे काम में नहीं आ रहा था, तो इन लोगों ने क्या करा, रूल वही रहने दिया, 20 में से तुम्हें क्या करनी है, 3 पर खेती करनी। अब एक बात बताओ, किसान जो है नील का पौधा लगाएगा, पानी लगाएगा, साल भर इंतजार करेगा, और मान लो उस पर उसका खर्चा कितना आया, 10 रुपये। ठीक है, मानने के लिए क्या है, कितने का आया खर्चा, 10 रुपये का। ठीक है, पर बीघा 10 रुपये का आया, या मान लो तीनों बीघे पे उसका कितना आया, 10 रुपये का खर्चा आया। अब जो अंग्रेज थे, अब क्योंकि इनको भी भाई नील तो मिल ही रही है और सस्ती में मिल रही, तो इन लोगों ने क्या करा, जो हमारी चीजें थी उन्हें क्या करने लगे, पौने दामों पे खरीदने। और खरीदने वाला भी कौन था, अंग्रेजी थे। जैसे अब एक बात बताओ कि तुम गेहूं है, अभी गेहूं कटे, तुम भाई साहब अगर गवर्नमेंट तुम्हें अच्छे रेट नहीं देती, तुम क्या करते हो, अपने सेपरेट कहीं ना कहीं मंडी चले जाओगे, सेपरेट अपने अड़ोसी पड़ोसी को भेज देते हो, कर देते हो, नहीं कर देते, तो सभी के किसान ऐसे करते हैं, जब मंडी में अच्छे रेट ना मिले तो होता है, नहीं होता। तो भाई साहब अब ये क्या कर सकते थे, ये इन्हें बेचना ही क्या है, सब नील जो है वो किसे बेचना है, अंग्रेजों को, और किसी को ये बेच नहीं सकते। तो इस नियम के, तो इससे कौन थे परेशान, और खरीदने वाला भी कौन था, अंग्रेज। तो अंग्रेज 10 रुपए का खर्चा आता था, 1 रुपए या 2 रुपए देकर क्या कर लेते थे, पूरी नील खरीद लेते थे। अब बताओ किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, नहीं। जहां वो यहाँ इसकी जगह पर अगर गेहूं या और कोई वो लगा दें तो उन्हें फायदा होगा, तो इसके खिलाफ और अंग्रेज लगातार क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। और जब किसान यहाँ पर ये बात कर रहे थे तो ये लोग क्या कर दिया, मना। इसके बाद तो यहाँ पर व्यक्ति आते हैं राम कुमार शुक्ल, वो कहाँ पहुंचे, गांधी जी के पास। और गांधी जी के इसके कहने पर गांधी जी कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। और चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी ने क्या कर दिया, कहें तो आसान तरीके से पूरा का पूरा आंदोलन को क्या कर दिया गया, सॉरी मतलब जो 3 कठिया पद्धति थी उसे क्या कर दी, समाप्त कर दी। इससे गांधी जी का क्या हो गया, बहुत बड़ा चर्चा में। तो गांधी जी क्या हो गया, इसलिए पहला नाम आता है, इतना सारा काम हो गया। इसके बाद अगला क्या हो गया, अब इसमें क्या लिखा जाएगा, सफलता में क्या लिखा जाएगा, 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। क्लियर नहीं बात। अगला क्या होगा कि एक व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या कहा जाता है, रविन्द्रनाथ। कई जगह ठाकुर लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह टैगोर मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर
ने गांधी जी को किस नाम से पुकारा? महात्मा के नाम से क्या करा? पुकारा। क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखना किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी है? महात्मा की उपाधि प्रदान करी। इतना ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अगली, ठीक है, तो ये आंदोलन यहाँ पर खत्म हुआ। फिर अगली साल क्या हो गया? गांधी जी कहाँ पर आए थे? गुजरात में रहे, साबरमती। और यहाँ पर एक मील है जो यहीं पर एक केस हो जाता है जिसे कहा जाता है अहमदाबाद मील आंदोलन। मील आंदोलन। और ये आंदोलन कब हुआ है? 1918। ठीक है, क्रम को पूछा जाता है। इसमें क्या था? ये मील आंदोलन, इसी को क्या कहा जाता है? प्रथम भूख हड़ताल। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? प्रथम भूख हड़ताल। ठीक है, अब ये केस था क्या? जैसे आज मैंने उस दिन भी बताया था कि साल क्या था? 1918। और आज क्या चल रहा है? लगभग 100 साल हो गए। तो 100 साल में लगभग ऐसा कहा जाता है कि क्या होता है कि कोई ना कोई महामारी फैल जाती है। तो उस समय एक बीमारी थी जिसका नाम था प्लेग। कौन सी बीमारी थी? प्लेग। प्लेग फैलने से क्या हो गया? जितने भी मजदूर जो लोग थे वो क्या हो गए? जो अहमदाबाद में जो मिलें थी उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे वो क्या हो गए? बेरोजगार। तो इन्होंने जो बोनस था, एक तरफ कौन थे? मजदूर थे, और दूसरी तरफ कौन थे? मील मालिक। कौन थे? मील मालिक। अब देखो प्लेग फैला है, तो प्लेग के कारण जो मजदूर थे वो क्या है? कंपनी से कितनी डिमांड कर रहे थे? 50% बोनस। किसकी डिमांड कर रहे थे? कि हमारा जो बोनस है वो कितना कर दिया जाए? बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। ठीक है, पर मील, देखो बेसिक सी बात है, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर महामारी का प्रभाव पड़ा है मजदूरों पर तो कहीं ना कहीं बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, और बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? मील मालिकों पर। तो मील मालिक क्या कह रहे थे? हम 50% बोनस नहीं देंगे। तो इसको लेकर गांधी जी का जब ये बात पता चली तो गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने मजदूरों को किसको करने की सलाह दी? भूख हड़ताल करने की क्या करी? भूख हड़ताल क्या करने के लिए सलाह दी? भूख हड़ताल करने के लिए सलाह दी। बहुत बढ़िया। तो लोगों ने क्या कर लिया? गांधी, क्योंकि गांधी जी एक उभरते हुए नेता है इस समय और अपना अफ्रीका में एक नाम या कहें दबदबा बना चुके हैं पहले से ही। तो क्या हुआ? लोगों ने गांधी जी की बात को मान लिया, इसीलिए यहाँ पर क्या हुई? पहली भूख हड़ताल हुई। अब गांधी जी ने बीच में क्या कर दिया? हस्तक्षेप कर दिया। और हस्तक्षेप करने के बाद क्या होगा भाई? इतना बड़ा लीडर आके बीच में क्या कर दे? हस्तक्षेप कर दे। तो मील मालिकों ने क्या करा? मील मालिक क्या कह रहे थे? हम कितना % दे सकते हैं? 15% बोनस दे सकते हैं, सॉरी 20% बोनस की बात करें। ये क्या कह रहे थे? हम कितना दे सकते हैं? 20%। और ये क्या कह रहे हैं? हम 50%। तो गांधी जी बोले ना तुम्हारी ना हमारी, तो कितने कर दो? 35%। मजदूरों को कितना % बोनस दिया जाएगा? 35%। इधर से 15 घटा दिया, उधर 15 बढ़ा दिया। तो क्या कर दिया गया? बीच का एक रास्ता चुना गया जिसे क्या कहा गया? कितने % बोनस दिया जाएगा? 35% बोनस पर बात तय हुई और मुद्दा क्या हो गया? समझ गए इतनी चीज? ये सारी चीजें होगी। इसके बाद अगला, फिर भाई साहब गांधी जी अब आ गए तो कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद अगली जगह कौन सी आ जाती है? अगला आंदोलन कौन सा आ जाएगा? खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ? ये हुआ है 1918। क्रम पूछ लेता है, इनके क्रम को लगा। तो क्रम में पहला कौन सा हो गया था? चंपारण। दूसरे पर कौन सा हो गया था? अहमदाबाद मील आंदोलन। और तीसरे पर कौन सा आ जाएगा? खेड़ा। इसके लिए क्या कहा जाता है? प्रथम असहयोग आंदोलन। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम असहयोग आंदोलन।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रथम असहयोग आंदोलन। अब इसे प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो मेनली इसका रीजन था कि गांधी जी यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो खेड़ा है ये किसान आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर जो किसान थे, यहाँ पर क्या पड़ा? किसानों पर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अब अकाल पड़ गया तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। तुम सब किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले हो, अगर एक बात बताओ, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं हुआ तो क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा और फसल उत्पादित नहीं होगी। पर जो अंग्रेज थे वो तब भी इनसे क्या ले रहे थे? अकाल पड़ने के बाद भी माल गुजारी कर। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारी अर्निंग नहीं हुई, ठीक है, तो क्या तुम टैक्स दे दोगे? कह रहा हाँ दे दूंगा भैया। एक बात बता, तू 1 महीने टैक्स दे सकता है अपनी बचत से, 2 महीने दे सकता है। अब तुमने भाई साहब दुकान ऐसी जगह खोली कि जो चलने वाली जगह नहीं, ठीक है। अब तो मान लो तुमने ऐसी जगह है जहां पर सब शराबी रह रहे हैं, ठीक है, और तुम वहां पर क्या खोल रहे हो? मान लो है नहीं, तुम वहां खोल रहे हो फल की दुकान। अब भाई साहब उन्हें दिख रहा है सोमरस और तुम दे रहे हो यहाँ पे कुछ और, तो कौन सा चलेगा? तो सीधी सीधी बात है, वहां पर क्या चलेगी? शराब। तो ये नहीं होगा। तो बेसिक सी बात है भाई, अब गवर्नमेंट पर तुम्हें क्या लगा रही? टैक्स लगा रही, तो तुम कहां से दे दोगे तुम्हारी? तो अंग्रेज लगातार क्या मांग रहे थे? मालगुजारी का मांग रहे थे। पर भाई साहब अब बताओ कैसे दे देंगे? मैं भी तुमसे बता रहा था कि शराब वाली दुकान, भाई तुमका टैक्स लग रहा है, अब तुम्हारी अर्निंग कुछ हो नहीं रही, तो तुम 1 दिन चलाओगे, 2 दिन चलाओगे, ठीक है, पर तुम्हें टैक्स देना है। कितने दिन तक दोगे? जब अर्निंग नहीं होगी तो तुम या तो मजबूरी में दुकान बंद कर दोगे, या क्या करोगे? या भाई साहब तुम टैक्स का विरोध करोगे, बुरा लगेगा ना ऐसे पैसा देना। तो उसी तरह से क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो इसलिए किसानों ने क्या करा, यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब विरोध करना शुरू कर दिया, तो विरोध करते करते क्या हुआ कि किसानों की बात जब किसके पास पहुंची? गांधी जी के पास पहुंची। तो गांधी जी ने क्या करा? इनने क्या करने का सलाह दी कि तुम क्या कर दो? अंग्रेजों का असहयोग करो, मतलब कि सहयोग करने से मना कर दो कि हम तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे। और मजबूरी है कि बेटा ये अगर हमसे मदद काम ना ले तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमसे काम ना ले तो इनकी रोटी चलेगी नहीं। तो इसलिए गांधी जी ने इनको क्या कर दिया? असहयोग की बात की। तो असहयोग करने के बाद क्या हुआ? जब किसानों ने इस बात को रख दिया तो जो ये थे अंग्रेज थे, उन्होंने इस कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अकाल प्रभावित क्षेत्र से मालगुजारी कर को समाप्त कर दिया। अब देखो गांधी जी ने लगातार 3 आंदोलन करे। पहला आंदोलन चंपारण, दूसरा क्या? अहमदाबाद, और तीसरा कौन सा है? खेड़ा। और तीनों क्या हो गए? एकदम ब्लॉकबस्टर हिट हो गए। मतलब क्या हो गए? तीनों के तीनों में गांधी जी को क्या कर दिया? फेमस कर दिया। और गांधी जी हो गए फेमस, ठीक है। और इसी बीच एक एक्ट आ जाता है साल 1919 में। कौन सा? ठीक है, जिसे क्या कह देते हैं? रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट और कुछ नहीं था बेटा, जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखवाऊंगा। रोलेट एक्ट कब हो जाएगा? 1919। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? काला कानून, ठीक है। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? काला कानून, या बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का क्या कहा जाता है? कानून। बिना अपील, बिना दलील व बिना वकील का कानून। बिना वकील का इस कानून का जो मेन उद्देश्य था वो और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय थे
जो भारतीय क्रांतिकारी थे या भारतीय जो आंदोलन करता थे, उनको क्या करना है, उनको दबाना है या कुचलना है। जैसे अब एक बात बताओ कि तुम्हें क्या है, तुम्हें खास तौर से अभी तुमने देखे होंगे तुम्हारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ अगर हम कहें मौलिक अधिकार प्रोवाइड करे गए या और कुछ कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की कि अगर तुम्हें कोई भी अरेस्ट करता है तो किसी ना किसी पर्पस को तुम्हें क्या करेगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। जैसे कि हाँ, पर वो मैं बता दूं, अगर वो तुम्हें अरेस्ट करेगा तो क्या दिखाएगा, अरेस्ट वारंट दिखाएगा। महिलाओं के लिए आप लोगों को पता है कि जब महिलाओं को अरेस्ट करेगा तो शाम 5 बजे मतलब सूर्यास्त से पहले अरेस्ट करेगा, और अरेस्ट करने के बाद कहाँ रखेगा, या तो वो महिला बंदी गृह में भेज देगा, ठीक है, जहां पर महिलाएं रहती हैं, या वो क्या कर देगा, उसे तुरंत ही सूर्योदय से पहले मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देगा, ठीक है, जो भी कुछ करेगा। दूसरी चीज, अगर महिलाओं को अरेस्ट करेगी तो कौन करेगी, महिला पुलिस, ठीक है, अरेस्ट करेगी। ये सब आपको अधिकार दिए गए नहीं। आपको अगर अरेस्ट करा जाएगा तो आपको क्या बताया जाएगा, रीजन बताएगा। बस कंडीशन ये है, निवारण निरोध गिरफ्तारी, मतलब कि किसी घटना के पहले होने से पहले आपको अरेस्ट ना किया गया या आपने कोई संज्ञेय अपराध ना किया गया, वरना तुम अतीक अहमद बनने में टाइम ना लगाओगे, ठीक है, समझ लीजिए, इतनी बात याद रखिए, ठीक है, क्योंकि उसने भी क्या करें, संज्ञेय अपराध करें। अब तुम सोचो, एक इंसान जेल में बैठ के किसी के मर्डर का प्लान कर सकता है, कितनी पावर है। और हमारे यहाँ की फैसिलिटी देखो, मैं उस दिन एक तुम लोगों से शायद बात कर रहा था कि हमारे यहाँ की जो नेशनल मीडिया है वो इतनी बढ़िया है कि अतीक अहमद टॉयलेट कर रहा था, उसको भी क्या करा था, प्रसारित करा था। देखिए अतीक अहमद यहाँ रुके, लगता है अतीक अहमद को टॉयलेट आई थी, कौन सी यार, मतलब अतीक अहमद कहाँ था, पहले गुजरात जेल में था, गुजरात जेल से कहाँ लाया गया, हमारे यूपी लाया गया, मतलब प्रयागराज में लाया गया। तो उसको जो यहाँ से यहाँ लाया गया था, है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद के नहीं था, ठीक है, तो ये यहाँ लाया गया। तो भाई साहब पूरे रास्ते में उसे कवरेज करते रहे, पर हमारी योगी गवर्नमेंट बड़े बड़े गाड़ी को ना लड़ने दे रहे। तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर दूसरा तुम लोगों को पता है, पहले उसके बेटा गया, अब बेटा फिर ऊपर से कह रहा पापा अकेले अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर बोले, फिर भाई दूसरी प्लानिंग करी गई, लला अकेले अच्छा ना लग रहा हो ऊपर, तुम वो भेज दे, जाओ पापा और चाचा के साथ ऊपर जाके खेल लो, ठीक है। तो अभी ये केस हो गया। मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये देखो कोई भी चीज़ तब तक हो सकती है जब तक कि गवर्नमेंट, अब एक बात बताओ, पुलिस कस्टडी में कौन कैसे मार सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। बाकी अब जो भी कुछ हुआ हो, अब मारने वाला कुछ भी हो, मरने वाला कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, जैसे जाना था वो चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें राइट्स दिए गए ना, जो चीज़ें दी गई हैं। अब एक बात बताओ, देखो भैया कानून अपने हिसाब से चल रहा था, मेडिकल के लिए लेके गए थे, उसे सजा हो गई थी, उसकी सजा के दौरान उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मेडिकल के लिए लेके गए। रास्ते में ये थोड़ी ना कि पूरी वो कर दिया जाए, तो भैया रास्ते में गाड़ी पलट सकती थी, अभी तो गोलियां चली हैं, अभी हो सकता है कि अरेस्ट हुए हों, इन पे भाई साहब गोलियां चल जाए, ये भागने की कोशिश कर दे कहीं से, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ यूपी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है गाड़ी पलटने में। और तुम्हें पता है जब से योगी गवर्नमेंट बनी तब से कितने इनकाउंटर हुए, लगभग 900 इनकाउंटर हुए। ये आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने अच्छे हुए हैं और कितने बेकार हुए, ठीक है। तो भाई साहब उसी टाइप का यहाँ पर कुछ था। ये जो रूल था ये क्या, बिना पी बिना दलील बिना का कानून था। अब यहाँ पर आते हैं, वो छोड़ो जो भी है, वो अपना मुद्दा वो संभाल लेंगे, ठीक है। प्रशासनिक काम करने उन्हें आते हैं, जैसे करना होगा वो ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अभी तक ये अंग्रेज जो थे वो मेनली क्या करना चाहते थे, भारतीयों का जो आंदोलन करता है उन्हें क्या करने का काम करते थे, दबाने का काम। और इसीलिए इन्होंने ये क्या कर दिया, कानून लिखा है, बिना पी बिना दलील बिना वकील। इसमें किसी भी इंसान को क्या करा जा सकता था, अरेस्ट कर लेते थे जब मर्जी आए, ठीक है।
जब मर्जी आए उसे तब अरेस्ट किया जा सकता था, जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए क्या करा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता था। दूसरी चीज, और उसे क्या है, कोर्ट में उपस्थित नहीं करा जाता था। तुम्हें बता दिया जाता था, अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया, मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारे कॉलर पकड़ो, गाड़ी में धरो और लेके चलते, ठीक है, और तुमसे क्या, तुम्हें बस जेल में तुम पड़े हो, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं पता कहाँ पड़े हो, और इतने में तुम्हें आके बता दिया गया गलत तो फांसी की सजा हुई है, बस इतनी तारीख को फांसी है, तैयार हो जाओ, ठीक है। अब हो सकता है तुमने कोई अपराधी मामला करा होगा तभी गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ेगी, या कोई भी होगा, पर इसमें ऐसा नहीं था। इस समय जो थे ये क्या थे, क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी क्या कर रहे थे कि गवर्नमेंट, जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, और जितने ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा उतना जो लोग थे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो वो काम कौन कर रहे थे, क्रांतिकारी। उन्हें दबाने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए क्या लाया गया था, कानून लाया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ कितने समय के लिए लाया गया था, 3 साल। गवर्नमेंट, उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना ये था कि इसे हम 3 साल में क्या कर देंगे, दबा देंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से क्या होने लगा, रोलेट एक्ट बना, और रोलेट एक्ट बनते ही क्या होने लगा, जगह जगह भारत में क्या होने लगे, विरोध होने लगे, और विरोध होने लगे, जिसमें से विरोध के दौरान 2 व्यक्ति को पकड़ लिया गया 10 अप्रैल 1900, कब पकड़ लिया गया, 10 अप्रैल 1919 को है। तो 2 व्यक्ति को कब पकड़ लिया गया, जो पंजाब के बहुत बड़े नेता, जिनमें से एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम क्या था, सतपाल मलिक। पहले देखो कौन सी घटना आ जाएगी, 10 कौन सी हो जाएगी, 10 अप्रैल 1919 की घटना, ठीक है। और कहाँ की बात करें, पंजाब। पंजाब में यहाँ पर क्या था, पंजाब की घटना, यहाँ के 2 बहुत फेमस क्रांतिकारी थे, जिनमें से था एक का नाम डॉक्टर सत्यपाल मलिक। क्या नाम था, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और दूसरे का नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और इनके अरेस्ट के खिलाफ लोगों ने क्या करा, अब देखो अभी हाल ही में 13 अप्रैल निकल के गई है, निकल के गई है, नहीं निकल के गई है, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को कौन सा दिन होता है, बैसाखी होती है, नहीं होती। तो बैसाखी के दिन इन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, एक जगह सब लोग इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद क्या करेंगे, सारे काम, मतलब आपस में अपनी बातों को रखेंगे। पर इनकी गलती ये रही, इन्होंने सार्वजनिक स्थान को चुन लिया। गलती कह सकते हैं, या इनका कोई और उद्देश्य रहा होगा, उसमें मैं जो मुझे पता। तो इनने क्या करा, सार्वजनिक स्थान मतलब क्या रखा, जहां पर बैसाखी का मेला, क्योंकि बैसाखी जो पंजाब का एक बहुत बड़ा त्योहार है और सिख समुदाय के लिए बहुत बड़े त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। तो इन्हें बैसाखी का जो दिन था 13 अप्रैल को, इन्होंने डिसाइड करा हम कहाँ मिलेंगे, जलिया वाला बाग में, ठीक है, सब लोगों ने डिसाइड करा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, अमृतसर, सब लोगों ने डिसाइड करा, ठीक है भाई, सब लोग डिसाइड करा, और सब लोग क्या हो गए, मिल गए, और डिसाइड कर लिया गया। और ये बात किसे पता चल गई, ये बात किसे पता चल गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भारत के जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और मिलेंगे। उस समय का जो यहाँ का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम था, इसको सिर्फ तुम्हें किताबों में नाम मिलेगा, डायर। यहाँ का पंजाब का जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था माइकल ओ डायर। इसको जब ये बात पता चली कि पंजाब में सभी लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और किस जगह हो रहे हैं, जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने वाले कल, जैसे आज रात मुझे पता चलेगी शाम को, ठीक है, और कल सब लोग मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या कर दिया, रात 12 बजे कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का उस समय कर्फ्यू नहीं हुआ करता था, मार्शल लॉ,
तो क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ का मतलब जैसे आज क्या है, धारा 144 लागू हो जाती है तो क्या होता है, देखते ही गोली मारने का आदेश होता है नहीं होता, या देखते ही अगर कोई बाहर निकलेगा तो उससे क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उस समय क्या लगा दिया गया, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, कोई बात नहीं। अब जो व्यक्ति दूर से क्या हो चुके थे, अपने घरों से निकल चुके हैं और उन्हें रात में 12 बजे क्या, जिनको आदमी को पता भी नहीं चला कि मार्शल लॉ, पूरे पंजाब में क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ। और जैसे ही, और जो जलियांवाला बाग था उसकी स्थिति ऐसी थी, मान लो ये क्या है, पतली सी गली, ठीक है, पतली सी गली है और उसके बाद ये क्या है, गेट, ठीक है, और इस गेट के चारों तरफ, ये गेट है, इस गेट के चारों तरफ क्या हुआ करती थी, बाउंड्री। बस इसमें निकलने का और जाने का सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक रास्ता। सब लोग, क्योंकि भाई बैसाखी का दिन है और बैसाखी के दिन तुम लोगों को पता है पंजाब में बहुत बड़ा मेला है, और मेले में अगर कोई आप अपनी बातों को कहोगे तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो मेले में क्या हुआ कि उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, और सभी लोग क्या हुए, इकट्ठे। और इसने क्या करा उस मौके का, इसने तो लॉ लगा दिया कि हमने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ, अगर कोई बाहर मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, मार देंगे। तो इसने क्या करा, एक टैंक लेकर आया और इसका जो गली का मुहाना है, ये जो इसका यहाँ पर गेट पे क्या लगा दिया, तोप लगा दिया, और सब सैनिकों को क्या कर दिया गया, अंदर भेज दिया। और जो इतिहासकार लिखने वाले हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि वहां जो लोग थे उन्हें सिर्फ इतनी आवाज सुनाई दी जो जिंदा बचे कि फायर, और फायर करने के बाद यहां पर कहा जाता है कि 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। दीवार पर आज तक तुम गोलियों के निशान दे सकते हो। और कहा जाता है जो कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे वो कुआं ही पट गया लाशों से। अब एक जैसे मान लो ये कुआं है, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने देखा होगा कि उसने अपने जब जान जा रही होती है तो दिमाग में लगता है कि कैसे बचाया जाए, तो उसने सोचा कि मैं पानी में कूद जाऊं और मैं क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा, ऊपर गोली चल रही है, नीचे थोड़ी ना ऐसा करके, भाई साहब MI की मूवी है, MI5 MI6 थोड़ी ना, तो भाई साहब गोली ऐसे टर्न होकर थोड़ी ना आएगी अंदर। उसने सोचा मैं कूद जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। उसने देखा एक कूदा तो दूसरे को भी दिमाग आ गया, अबे ये कूदा, मैं भी कूद जाऊं, मैं भी बच जाऊंगा। तो ऐसे करके क्या होगा, सब उस कुएं में कूद गए। भाई सबकी जान जा रही थी, ऊपर रहोगे तो गोली पड़ेगी, तो सब क्या हो गए, कुएं में कूदने लगे। और जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उनको फांद के, अब भाई चारों तरफ से बाउंड्री, तो क्या करोगे, उसको चढ़ने की कोशिश करोगे, तो दीवारों पर आज भी खूनों के निशान है, गोली ने उनमें गड्ढे कर दिए। तुम सोचो। और सरकारी आंकड़े, मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़े के अनुसार जो इसने थे, ये कितने लोग मारे थे, 379 लोगों की इसने क्या करी थी, हत्या करी थी। मैं तो हत्या करूंगा, ठीक है, सीधी सीधी, इसने इतने लोगों की हत्या की सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और इसने जब इससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो इसने कहा कि सबक सिखाना जरूरी थी। इतने लोगों को मार के कौन सा सबक सिखाना होता है भाई, तो इसने ये कहा। और ये छोड़ो कि इसके समर्थन में फिर जब ये सारी चीजें हो गई तो भाई साहब एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर कमेटी। अंग्रेजों ने कौन सी कमेटी का गठन किया गया, हंटर आयोग या हंटर कमेटी का क्या करा गया, गठन किया। और इसमें हंटर आयोग का काम था 1919 में गठन किया, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है तहकीकात, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा कौन सी की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, तो हंटर आयोग का। अब हंटर आयोग में कौन रखा जाएगा, या तो अंग्रेज होंगे या तो भारतीय होंगे। जो भारतीय कौन रखा जाएगा, जो अंग्रेजों का चमचा होगा। तो हंटर आयोग में क्या रखा गया, उन लोगों को शामिल करा गया। और इन्होंने लास्ट में क्या कर दी, लीपापोती करके कि जो कर रहा वो उस परिस्थिति के अनुसार क्या था, सही था। और उसको क्या कर दिया गया, बाद में कहां भेज दिया गया, और उसे लंदन की संसद में क्या कहा गया, ब्रिटेन का शेर कहा गया। किसे, डायर को। कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ एक फिर दूसरा भी इंसान जन्मा जिसका नाम था उधम सिंह।
बोले बेटा मैं आ रहा हूँ, तू टेंशन ना कर, अभी आ रहा हूँ लौट के, ठीक है। तो उसे न्यूज़पेपर वालों ने रुपए इकट्ठे करे और 30,000 पाउंड शायद उसे रुपए क्या करे, डोनेट करे, मुझे रुपए क्लियर नहीं है। एक उसे क्या दी गई थी, सम्मान में तलवार दी गई थी, स्क्वाड ऑफ ऑनर्स कहते हैं, सम्मान में तलवार दी गई, साथ में रुपए दिए गए और ब्रिटेन का शेर कह के संबोधित किया गया। जो यहाँ इतने आकर लोगों को मार के चला गया, वो ब्रिटेन में जाके क्या हो रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है। तो हंटर आयोग ने मतलब गांधी जी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने क्या कर दी, इन्हें लीपापोती कर दी। और लीपापोती करने के बाद हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कह दिया कि ये परिस्थिति के अनुसार जो भी किया वो क्या करा, ठीक करा। अब भाई साहब दूसरी तरफ कौन सी कमेटी, कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस वाले कर भी क्या सकते हैं बेचारे, हाथ में कुछ है नहीं। तो कांग्रेस ने क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस ने ऐसे लिखना, कांग्रेस ने हंटर आयोग के जलियांवाला बाग कांड के विरोध में, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी का गठन किया। किसका गठन किया गया, तहकीकात कमेटी का गठन। किसके विरोध में, जलियांवाला बाग कांड की तरफ से कांग्रेस ने किसका गठन किया गया, तहकीकात कमेटी। और अंग्रेजों की तरफ से किसका गठन किया गया, हंटर आयोग। बेटा तुम्हारे एग्जामों में नाम नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं नाम नहीं लिखवा रहा हूँ किसी का। हाँ, इसका नाम पूछा गया कि इसका तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था, क्योंकि ये कांग्रेस के, तो इसके अध्यक्ष हुए हैं, कौन हुए, मदन मोहन मालवीय। कौन हुए, मदन मोहन मालवीय। और इसमें अन्य सदस्यों में कौन थे, एक थे आपके कौन, एक व्यक्ति थे जिनका नाम आता है महात्मा गांधी। इसकी जो सदस्यों की जो समिति का गठन किया गया उसमें एक नाम आता है महात्मा गांधी, दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपका मदन मोहन मालवीय, इसके बाद अगला नाम आता है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू के बाद अगला नाम आता है CR दास और बदरुद्दीन तैयब, MR जयकर, जैसे कई सारे नेता जो थे वो इसमें थे। पर इसमें 3-4 लोगों के नाम याद रखना। एक पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय, दूसरे कौन से हो जाएंगे, व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी, दूसरे कौन, तीसरे आप लिखना चाहो तो कौन लिख सकते हो, CR दास, अगले मोतीलाल नेहरू, अगले लिखना चाहो पांचवे MR जयकर, और अगले लिखना चाहो उसमें तो वो कौन से हो जाएंगे, अगले हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब। कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब। तो इन लोगों के मिलकर ये क्या हुई थी, समिति का गठन किया गया। नाम लिख लेना, तैयब जी, ठीक है। तो इस कमेटी का क्या करा गया, गठन किया गया। अभी कर क्या सकते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो भाई साहब, मान लो कंडीशन, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं मेरा किसी पार्टी से, किसी भी सरकार से कोई भेदभाव नहीं है, पहले बता दूं, खास तौर से यूट्यूब वाले सुन लो, ठीक है। अगर कोई बैठा हो किसी पार्टी के समर्थक, देखो मान लो कि इस समय वैसे बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर मान लो इस समय सपा की भी हो सकती थी, बसपा की भी हो सकती थी, या भाई साहब तुम्हारे वो ओबीसी कौन सी पार्टी है, वैसे उसका फ्यूचर कभी है नहीं, पहले बता दो, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, अभी जो भी होगी, ठीक है, किसी की भी पार्टी, ठीक है। अब उसमें क्या था कि सरकार उसकी है, अब भाई साहब हम कितना ही विरोध करते रहे तो क्या बात मान ली जाएगी, होना वही है जो उनकी मर्जी। तो इनने क्या करा, जो भी किया वो असंगत था, वो बेकार था, इनने हम क्या करते हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बस ये रिपोर्ट लगा, इनने क्या कर दी, रिपोर्ट सामने रखी और कुछ नहीं, बस
इसके अलावा बातचीत पर भारतीयों में क्या होने लगा, आक्रोश बढ़ गया। और यहीं पर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है उधम सिंह। किसका नाम, सॉरी एक पॉइंट और, इसके जो जलियांवाला बागकांड हुआ था इसके खिलाफ, इसके विरोध में 2-3 लोगों ने अपनी उपाधियां क्या, जिसमें से मेन नाम आता है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि इनने कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। पर कुछ किताबें लिखती हैं कि गांधी जी ने भी यहाँ पर केसर हिंद जो उन्हें दी गई उपाधि वो त्यागी थी, पर उन्होंने यहाँ पर नहीं असहयोग आंदोलन किया। ठीक है, याद रखना। तो ये सारी चीजें। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था, अगला फिर दोबारा से आगे बढ़ते हैं, अगला एक व्यक्ति था जिसका नाम था उधम सिंह। देखो डेडिकेशन इसे कहते हैं। ये जब इनके सामने घटना हुई जलियांवाला बाग कांड की, तो ये पता है मात्र उस समय इनकी उम्र बताई जो जाती है, मैंने जितना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इनकी जो उम्र थी उस समय 13 साल थी। और इनने उसी समय कसम खा ली, बेटा मारूंगा तो मैं कोई कितो हुआ जाना बेटा, ये बात तो देखो। तो उधम सिंह ने पहली कसम खा ली, बेटा मारूंगा तो मैं ही मारूंगा। और ये कहाँ चला गया, डायर कहाँ चला गया, लंदन चला गया, मतलब अपनी सबसे सेफ जगह पहुंच गया, मतलब अपने देश पहुंच गया। अब मारने के लिए वहां जाना, और एक बात बताओ, दुश्मन के घर में दुश्मन को मार के आना, ये हमारी पुरानी रीति रिवाज रही। ठीक है, हम तो दुश्मन के घर में से घसीट के लिए आए, उरी भूल गए, पुलवामा भूल गए, सॉरी पुलवामा तो हम पे ही हो गया था। ठीक है, उरी में हमने क्या करा, और बालाकोट, और बल्कि उनके वो कौन सा उनका उड़न खटोला था अमेरिका वाला F-16, किससे गिरा रहे हैं, मिग से। और ये हमारा इतिहास देख रहे हैं, तो ये भूल गए, जे काम बैठे जो लंदन चले गए। तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह, सरदार उधम सिंह नाम था। ठीक है, इनने कसम खा ली, बेटा मारूंगा तो तुझे नहीं। इनने क्या करा, मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद ये कहाँ पहुंचे, ब्रिटेन पहुंचे। और ब्रिटेन पहुंच के इनने 1940 में किसको, माइकल ओ डायर को क्या करा, एक म्यूजियम में, जो एक उसमें क्या दे रहा था, डायर क्या दे रहा था, भाषण दे रहा था। तुम सोचो इतनी सिक्योरिटी के बीच में डायर क्या दे रहा था, भाषण दे रहा था। इनने क्या करी, किताब के बीच में छेद कर दी बंदूक के से, और पूरी क्या कर दी, बंदूक क्या कर दी, उस किताब में दबा दी। देखियो ना पिक्चरों में, पूरी किताब में बंदूक दबा दी। चेकिंग हुई भाई, बंदूक थोड़ी, किताब थोड़ी ना चेक कर, वहां से निकल गई। और उसके निकलने के बाद इनने क्या करी, उस बंदूक से किसे मारा, जनरल ओ डायर को। कब जाके 1940, घटना कब की है, 1919 की घटना है, और मार कब जा रहे हैं, 1940 में। अब तुम सोचो कि ये होता है डेडिकेशन, ये होता है जोश। और हमें कितना जोश होता है, तुम्हें कितना भी जोश आ जाए, आज घर जाएंगे ऐसा पढ़ूंगा, किताबें फाड़ डालूंगा सब, एक दिन पढ़ ले और किताबें फट गई, सब फट गई, सब पढ़ लो एक दिन, अगले दिन किताबें पता नहीं किताबें कर रही हैं, होता है ना, होता है, फिर किताबें रखी रह जाती हैं। और तुम में से मेरे ख्याल से सबके पास लूसेंट हो, पर पढ़ी किसी ने नहीं होगी पूरी। मैं हमेशा कहता हूँ किताबें सब लाते हैं बहुत चाव से, और किताबें ऐसे लेके आए हैं जैसे किताब बड़ा ग्रंथ लेके आए, और 2 दिन इतने जोश के साथ पढ़ोगे उसे, भैया आज जो किताब लेके आओ फाट डाल रहे हैं। बाकी बात है 2-4 पेज पढ़े, जैसे जैसे तुम्हारा जोश ठंडा वैसे वो किताब पढ़, जैसे स्टार्टिंग में लाओगे बड़े जोश से, जैसे कंपटीशन की तैयारी करने की सोचोगे, ये किसी ने बढ़िया तरीके से सुना दी तो उस दिन लगे आज किताब पढ़ जाएगी, 20-25 पेज पढ़ ली, उस दिन के थोड़ी देर बाद कर बहुत पढ़ ली,
चलो अब कल पढ़ेंगे। कल आया 2 पेज पढ़े, अगले दिन आया अरे कल ही तो पढ़ी थी, अब पढ़ लेंगे थोड़े दिन में, रिवाइज वाइज कर लेंगे, बस वो किताब बेचारी चली जाती है। पर इनका तुम डेडिकेशन देख रहे हो, 19 से लेकर कब पहुंच गए 1940। तो लिखो उधम सिंह के बारे में। करीब 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च, कौन सी डेट, 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या। ठीक है, बोले बेटा तू ही तक कैसे सुख शांति से रह सकते है, तब भी 21 साल का समय हो गया। ठीक है, और इनने क्या करा, वहां जाके गोली मारी। और तुम देखो वो वाला बदला हो गया, नागिन का बदला, जो साउथ इंडिया में जैसे नाम दिए जाते हैं। बोले जब तक मार नहीं देंगे तब तक नागिन छोड़ती नहीं है, वही है। तो इनने क्या करा, डायर पे जाके मारा। आप देखो, अब मैं फिर दोबारा से रिकैप करेंगे, अगली क्लास में देखो हम क्या पढ़ेंगे। तहकीकात कमेटी ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा, एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसे हम कह देते हैं खिलाफत आंदोलन। अंग्रेज बेटा बहुत चालू, इनने क्या करा, तुर्की के साथ एक समझौता किया, जिसमें इन्हें कहा कि तुर्की अगर हमारा साथ देगा तो हम क्या करेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तुर्की को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तुर्की तब तक हमारी क्या करे, मदद करे। तुर्की के लोग क्या होगा, मान गए भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये क्या मान गए। और तुर्की में ही क्या रहता था, खलीफा रहता था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, पर इन्हें क्या कर दिया, खलीफा के पद हटा दिया, बोले जो कुछ है अब हमारा है। तो इसके विरोध में क्या हो गया, देखो बेटा किसी के साथ छेड़खानी कर दो, पर क्या करो, कभी धर्म के साथ छेड़खानी नहीं करो, वरना बेटा कभी भी ये आजाद लग सकती है, मस्जिद पर जब आ जाएगी धर्म संकट में जिहाद करो, पता चले बेटा अगले दिन तुम ही गायब। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्टों को, ये क्या है, किसी के धर्म के साथ आप नहीं खेल सकते। तो इस तरह की बातें चली। तो 2 व्यक्ति थे जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। अली बंधु ने भारत में किसका आंदोलन शुरू करा, और ये नहीं कि पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या है, पूरे उसमें फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि खलीफा जो है वो सर्वोच्च पावर है, सर्वोच्च सत्ता है, तो जहाँ जहाँ जो मुस्लिम वो लोग थे, क्योंकि खलीफा एक भगवान के तौर पर पूजा जाने वाला है, खलीफा का जहाँ जहाँ अपमान हुआ, मतलब वो अपमान करने हो गया, तो पूरे विश्व में क्या होने लगा, विरोध। और भारत में जो विरोध करने वाले थे वो थे अली बंधु, और गांधी जी हमारे बहुत चतुर हैं। मतलब मैं तुम्हें अपनी लोकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि मौके का फायदा उठाने वाले। गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने तुरंत मौका देखा, और गांधी जी ने इधर क्या है, 1919 में क्या हो गया, जलियांवाला बाग कांड, देश में पहले से ही आग लगी पड़ी है। जो बचे कुछ थे जिनके खून में उबाला नहीं आया था, वो क्या हो गए, अब किस में आ गए, खिलाफत आंदोलन में आ गए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया और नया आंदोलन खड़ा कर दिया, कौन सा, असहयोग आंदोलन। उधर से भी पकड़ा, इधर से भी पकड़ा, दोनों घसीट के कर दिया। ये होता है बेटा गांधी जी की, ये है इंपॉर्टेंस। लोग गांधी को क्या कहते हैं, गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया, और गांधी जी भी बेटा एक तरीके से देखो, हर चीज के अच्छे भी पहलू होते हैं और हर चीज के नकारात्मक भी पहलू। तुम कौन सा देखना चाहोगे वो तुम पर डिपेंड है। जो भी कहना चाहो, मैं कहानी नहीं सुनाई है मैंने कि भाई साहब ले नीम की चटनी खा, फिर बाद में कह दिया कस्तूरबा गांधी से, मैंने तो तुझसे कहा नहीं था, इसे नीम की चटनी पसंद आई और देर से बरस दे। बस वही कॉन्सेप्ट है कि दिमाग को कैसे यूज करा जाए। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का तुरंत क्या कर दिया, वो कर दिया, और तुरंत भारत क्या हो गया, और पूरे भारत ने उस समय क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन कर दिया। अगर बेटा चोरी चोरा हत्याकांड ना हुआ होता
तो गांधी जी पता है क्या, उस समय देश आज़ाद हो चुका और घटना ये हो गई कि गांधी जी, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ गांधी जी थे बहुत चालू अपने लोगों को, जैसे तुमने रामायण पढ़ी होगी, रावण भी बहुत चालू इंसान था कि भगवान के हाथों जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रावण ने कहा अगर मैं ही सबसे पहले चला गया तो मैं ही मरूंगा, और बेटा मैं मरा तो मेरा परिवार हट जाएगा। तो रावण ने पहले सबको तरवा दिया भगवान के हाथ और फिर बाद में गांधी को दिया। गया नहीं गया, ये उसे ज्ञात था, इसलिए उसने ये करा। और दूसरी चीज गांधी जी भी जानते थे कि बेटा अब हो गया है चोरी चोरा हत्याकांड, अब कहे अंग्रेज मर। जैसे अभी उमेश पाल हत्याकांड हुआ नहीं हुआ, और कौन मर गया, अरे वो गया तो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर गलती से इन्हें किसको मार दिया, एक पुलिस वाले को मार दिया। और भाई साहब योगी जी ने उसी दिन कसम खाई थी राम उठा के, बेटा निपटा जी वो तो कर ले, और वही पूरी कर दी। तो वही चीज क्या थी, गांधी जी समझ गए, बोले अब मर गए हैं अंग्रेज, और क्या मर चुके हैं पुलिस वाले, अब बेटा चलेगी लाठी, और ऐसी लाठी चलेगी कि बेटा बक्कल उतर जाएगी। इसलिए चुपचाप पहले क्या हो जाओ, शांत बैठ जाओ। मान लो कि गलती हुई है, तुमने घरवाले देखे, गांधी जी है बड़े घरवाले, छोटे गलती करते हैं और घरवाले क्या कर देते हैं, पीछे से आके दो झापड़ मारे लेके चल दिए, लेके चल देते नहीं चल देते, सामने वाले ना मार पाए, होता ही नहीं होता कि क्या कहते हैं, और फिर सामने वाला क्या कहता है, अरे नहीं भाई साहब बच्चा बहुत बढ़िया, गलती से हो गया होगा, छोड़ देता है, छोड़ देता है। और अगर घर वाले ना मारे तो वो सामने वाला तुम्हारे पकड़ उतारने में टाइम ना लगाएगा। तो यही गांधी जी की पॉलिसी थी, सामने से अंग्रेज मारे कि अंग्रेज कुछ और नियम कानूनों को लेके आए, उन्हें तुरंत क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। और गांधी जी को फिर क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया। गांधी जी बोले कर ले बेटा, कितने देर में अरेस्ट कर लिया, फिर छोड़ना तुझे पड़ेगा, मैं खाने नहीं खाऊंगा। पॉलिसीज है, हर चीज का तोड़ है। तो ये थी गांधी जी की पॉलिसीज। तुम पढ़ोगे गांधी जी के बारे में या और क्रांतिकारियों के बारे में, तब मजा आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही। अगली क्लास में देखो मैं क्या पढ़ाऊंगा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग